हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की। व्हाट इज ग्रेविटेशन? तो बात शुरू करने के पहले एक स्टोरी सुनाते हैं। बहुत पहले एक वैज्ञानिक थे, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। एक बार वो क्या किए थे कि एक बार वो किसी पेड़ के नीचे सो रहे थे तो ऊपर से एक उनके मुंह पे एक सेब गिरा। एप्पल सेब का एक फ्रूट गिरा, फल गिरा ऊपर से। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये क्या हो गया। तो उनके मन में ये दिमाग में आने लगा कि ये फल जो है ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ये पेड़ से टूट करके ऊपर ही क्यों नहीं चला गया, नीचे ही क्यों आया। इस तरह से क्वेश्चन उनके दिमाग में आने लगे। और बात तो सही है, मान लिया कोई चीज ऊपर से हम छोड़ते हैं तो नीचे क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती, या किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं जाती, नीचे क्यों आती है। तो ऐसा उनके दिमाग में आने लगा। तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उन्होंने देखा कि कोई चीज अगर हम छोड़ते हैं ऊपर से तो नीचे ही आती है, पृथ्वी की तरफ ही आती है। उसके बाद में तो अब और भी सोचने लगे। वो सोचने लगे कि ये जो चंद्रमा है वो नीचे क्यों नहीं आता। मान लिया फल नीचे आ गया, या कोई चीज उन्होंने छोड़ा नीचे आ गया, तो चंद्रमा नीचे को नहीं आता। इस लॉजिक से चंद्रमा को भी नीचे आना चाहिए था, लेकिन नहीं आता। तो बहुत सारी चीजें जो है उनके दिमाग में आने लगी। वो बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, डिफरेंट हाइट से उन्होंने चीजों को नीचे छोड़ा। कोई चीज पहले नीचे से ऊपर फेंका तो उन्होंने देखा कि ऊपर जाने के बाद में वो चीज नीचे आ गई वापस। पहले नीचे से ऊपर जाने लगी, जब फेंका तब कुछ दूर जाने के बाद में ऊपर वो रुक गई, उसके बाद में वो नीचे आने लगी। तो उनके दिमाग में आया कि जरूर ऐसा कोई कोई फोर्स है कि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट कर रही है, वो नीचे की तरफ कोई जो है फोर्स लगा रही है, अट्रैक्शन फोर्स, जिससे कि वो चीज नीचे ही आता है। तो वो चीज जो है उनके दिमाग में आया कि हाँ, जरूर अर्थ में कोई जो इस तरह की चीज है कोई, वो नीचे खींचती है। उसके बाद में उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए। जैसे मान लिया कि एक रस्सी लिया, एक रस्सी लेकर के यहाँ पे कोई चीज है, फिर इसको इस तरह से घुमाने लगे। घूम रही है, हाथ से घुमा रहे हैं इस चीज को, रस्सी से पकड़ करके घूम रही है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि रस्सी टूट गई। वो चीज क्या है, पीछे भाग गई। तब उन्होंने सोचा, तब उनके दिमाग में आ गया कि ये चीज, इसका मतलब ये है कि अर्थ में और मून में कोई न कोई अट्रैक्शन फोर्स है, और उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो मून जो है वो भागता नहीं है। जैसे हम रस्सी में स्टोन बांधकर घुमाते हैं तो स्टोन घूमता है, तो मून भी उसी तरह से अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इससे उनके दिमाग में आया, इसका मतलब यह है कि हर चीज, हर बॉडी एक दूसरे बॉडी को खींचती है। हर बॉडी जो है एक दूसरे को खींचती है पूरे यूनिवर्स में। तो उनके दिमाग में आया, उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए और खोजा कि एक वस्तु, एक बॉडी दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चक्कर लगा रहे हैं। इसका मतलब कि सन जो है उन प्लैनेट्स को खींचता होगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो जो है, जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अर्थ भी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये सारी चीजें उनकी समझ में आ गई। तो अंत में आया कि हाँ, इसका मतलब कि कोई न कोई फोर्स है, एक बॉडी दूसरे बॉडी पर लगाती है।
तो उन्होंने क्या किया कि इसी से उन्होंने निकाला इन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला उन्होंने। और एक चीज और भी देखा उन्होंने, जैसे मान लिया कि एप्पल है वो नीचे गिर रहा है, इसका मतलब कि अर्थ जो है एप्पल को नीचे खींच रहा है, तो एप्पल नीचे गिर रहा है। तो वो एप्पल की तरफ अर्थ क्यों नहीं जाता? क्या एप्पल है वो भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है? तो अर्थ जो है एप्पल की तरफ क्यों नहीं जाता? क्योंकि जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके हिसाब से एप्पल को भी अर्थ को अट्रैक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि जो फोर्स है जो दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, दैट इज एक्सेलरेशन। मान लिया फोर्स कहिए या एक्सेलरेशन कहिए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मास ऑफ द एप्पल इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू अर्थ, सो वी डोंट सी अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल। इसको हम इस तरह से समझें कि जैसे मान लिया एक कोई बड़ी चीज है, एक छोटी चीज है। ठीक है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, दोनों के बीच की दूरी d है। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और सोचा अब ये पॉइंट ए है बी है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए और बी के जो बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स इज, ये जो फोर्स है, ये फोर्स, दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, मान लिया इसका कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है, mass of this body is capital M and mass of this body is small m. So this force is proportional to M into M, capital M into small m. ये उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा। और दूसरा उन्होंने ये भी देखा कि अगर ये डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो फोर्स कम हो जाता है। मीन्स दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m by d स्क्वायर। तो दोनों को अगर उन्होंने मिलाया उन्होंने, तो ये देखा उन्होंने कि दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m by d स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को उन्होंने हटाने के लिए, उन्होंने ये जो प्रोपोर्शनल है उसको हटाने के लिए उन्होंने एक लगाना पड़ता है हमको एक कांस्टेंट। सो F इज इक्वल टू G इंटू G M इंटू M बाई डी स्क्वायर। ठीक है, यानी F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला निकला, इस यानी जो F है, F इज इक्वल टू कैपिटल G M कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर, इसको बोला गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और जो कैपिटल G है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, सो ये जो फार्मूला है F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई डी स्क्वायर, इस फार्मूला के निकलने की इतनी बड़ी कहानी है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे। ठीक है, अंत में ये फार्मूला निकल गया, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन। अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। हम डिफाइन कैसे करेंगे? जो सारा अभी हमने इस तरह से किया, तो इसी तरह से हम डिफाइन भी करेंगे। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the centers of two objects. These are two objects. This is the line joining them, the center of the object. So the force is proportional to the product of these two masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So this is the universal law of gravitation. I think it is now clear. You can define it and you can solve numericals also. ठीक है, तो आज का इतना ही। आगे हम इन पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इस फार्मूले पे। कौन सा फार्मूला? F = G M m/d²। इस फार्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे। थैंक यू।